तो कल 1 फरवरी को देश का नया यूनियन बजट आ गया है। बिल्कुल। हमारे पास वित्त मंत्री की पूरी स्पीच है, इकोनॉमिक सर्वे के जरूरी हिस्से हैं और बजट का एक कह सकते हैं पोस्टमार्टम करने वाला एक न्यूज आर्टिकल भी है। हाँ। आज का हमारा मिशन सीधा है, ये समझना कि अगले साल के लिए सरकार का इकोनॉमिक रोडमैप आखिर है क्या। मतलब बड़े बड़े वादे क्या है? हाँ, पैसा आएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ, और सबसे जरूरी इसका हम सब की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये बजट एक ऐसे माहौल में आया है जब पूरी दुनिया में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। सही बात है। कहीं लड़ाई चल रही है तो कहीं ट्रेड और सप्लाई चेन्स में दिक्कतें हैं। ऐसे में भारत की अपनी प्राथमिकताएं क्या हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और इकोनॉमिक सर्वे भी तो यही कह रहा है ना? हाँ, सर्वे भी यही इशारा कर रहा है कि भारत की ग्रोथ तो मजबूत है, लेकिन बाहर की चुनौतियां भी कम नहीं है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस बजट की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर को समझते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 कह रहा है कि आने वाले साल में हमारी अर्थव्यवस्था 6.8% से 7.2% की रफ्तार से बढ़ेगी। हाँ, और ये ग्रोथ मुख्य रूप से प्राइवेट कंजम्पशन यानी हमारी और आपकी खरीदारी। बिल्कुल, और कंपनियों के नए निवेश से आएगी। और ये आंकड़ा इसलिए खास है क्योंकि दुनिया की ज्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस वक्त संघर्ष कर रही हैं। सही कहा। सर्वे साफ साफ कहता है कि जियोपॉलिटिकल तनाव है, ट्रेड को लेकर एक शक का माहौल है। और वो जरूरी खनिजों के लिए होड़। हाँ, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स में लगने वाले मटेरियल्स। इन सब तूफानों के बीच सर्वे का कहना है कि भारत की आर्थिक नींव मजबूत है। इस पूरी मैक्रो इकोनॉमी को समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका न्यूज आर्टिकल में दिया है। सरकार के 1 रुपए की कहानी। अच्छा। यानी सरकार की जेब में अगर 1 रुपया आता है तो वो कहाँ से आता है। 2026-27 के बजट के हिसाब से हर 1 रुपए में से सबसे बड़ा हिस्सा 24 पैसे वो उधार और दूसरी देनदारियों से आएगा। मतलब हमारे कुल रेवेन्यू का लगभग चौथाई हिस्सा कर्ज है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स का, जिससे 21 पैसे आएंगे। फिर कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ, कंपनियों के मुनाफे पर लगने वाला टैक्स, जिससे 18 पैसे आएंगे, और 15 पैसे जीएसटी और दूसरे टैक्सों से। बाकी का पैसा फिर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और नॉन टैक्स रेवेन्यू से आएगा। तो साफ है कि सरकार कर्ज के अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और ये रुपया खर्च कहाँ होगा, ये कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा है ना? हाँ बिल्कुल। तो हर 1 रुपए में से सबसे बड़ा हिस्सा 22 पैसा वो जाएगा राज्यों को उनके टैक्स और ड्यूटी के हिस्से के तौर पर। ये दिखाता है कि फेडरल स्ट्रक्चर कितना अहम है। हाँ, लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है कि क्या 22 पैसे काफी हैं? राज्यों की तरफ से तो हमेशा ज्यादा हिस्से की मांग रहती है। वो तो है। खैर, इसके बाद 20 पैसे ब्याज चुकाने में जाएंगे। ये वो कीमत है जो हम अपने पुराने कर्जों पर चुका रहे हैं। बिल्कुल। फिर 17 पैसे सेंट्रल सेक्टर की स्कीमों पर और 11 पैसे डिफेंस यानी रक्षा पर। और जो बचा हुआ पैसा है वो केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन पर खर्च होगा। तो एक तरह से ये 1 रुपए का हिसाब किताब सरकार की प्राथमिकताओं का एक्सरे है। सही कहा। ये बताता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारियां क्या हैं। राज्यों को उनका हक देना, अपना पुराना कर्ज चुकाना और फिर देश की सुरक्षा और विकास योजनाओं पर खर्च करना। चलिए, इन प्राथमिकताओं से अब बजट के फलसफे पर आते हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में 3 कर्तव्यों का जिक्र किया है जो इस पूरे बजट की नींव हैं। हाँ, पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को रफ्तार देना और उसे टिकाऊ बनाना। मतलब इसमें सिर्फ जीडीपी बढ़ाना नहीं है, बल्कि देश की प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ाना है। दुनिया के बाजार में खड़े रहने की ताकत। एग्जैक्टली। दूसरा कर्तव्य है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता को बढ़ाना। यहाँ फोकस देश के लोगों पर है। वो भारत की ग्रोथ स्टोरी में सिर्फ दर्शक न रहें, बल्कि भागीदार बने। बिल्कुल। और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास का विजन। मतलब ये पक्का करना कि विकास का फायदा हर परिवार, हर समुदाय और देश के हर कोने तक पहुंचे। ये समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात है। ठीक है, तो विकास, आकांक्षा और समावेश, इन 3 पिलर्स को एक एक करके देखते हैं। हाँ। पहले कर्तव्य यानी आर्थिक विकास से जुड़ी बड़ी घोषणाओं की बात करते हैं। वित्त मंत्री ने रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात की है, जो सुनने में काफी आकर्षक लगता है। और इस एक्सप्रेस का सबसे बड़ा इंजन है मैन्युफैक्चरिंग। 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टरों में इसे बूस्ट करने का प्लान है। ओके। सबसे पहले है बायोफार्मा शक्ति मिशन। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 10,000 करोड़? हाँ, इसका लक्ष्य भारत को दवाइयों और वैक्सीन्स की रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना है।
मतलब अब हम सिर्फ दुनिया की फार्मेसी नहीं बने रहना चाहते हैं, बल्कि दवाइयां ईजाद करने वाले देशों में शामिल होना चाहते हैं। बिल्कुल। इसके लिए नए NIPER संस्थान खोले जाएंगे, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये दवाइयों की रिसर्च के IITs जैसे हुए? है ना? हाँ, एक तरह से। और साथ ही 1000 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का एक नेटवर्क भी बनाया जाएगा, ताकि नई दवाइयों की टेस्टिंग भारत में ही तेजी से हो सके। बायोफार्मा के अलावा और क्या है इस रिफॉर्म एक्सप्रेस में? दूसरा बड़ा स्टेशन है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ISM 2.0? हाँ, हम सब जानते हैं कि चिप्स कितने जरूरी हैं, फोन से लेकर कार तक, हर चीज में। ISM 1.0 में फोकस था दुनिया की बड़ी कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए बुलाने पर। और अब 2.0 में? अब ISM 2.0 में फोकस है भारत में ही चिप बनाने के लिए जरूरी उपकरण, मटेरियल और डिजाइन तैयार करने पर। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और तीसरा है कंटेनर निर्माण योजना। ये सुनने में थोड़ा साधारण लगता है, लेकिन है बहुत जरूरी। बहुत ज्यादा। आज भी हम ज्यादातर शिपिंग कंटेनर्स चीन जैसे देशों से इंपोर्ट करते हैं। 10,000 करोड़ के बजट वाली ये स्कीम देश में ही कंटेनर बनाने का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करेगी। ये सीधे सीधे मेक इन इंडिया को मजबूती देगा बिल्कुल। और हमारे पोर्ट्स की क्षमता को भी। ये तो हुई मैन्युफैक्चरिंग की बात, लेकिन इन फैक्ट्रियों तक माल पहुंचाने और वहां से बाजार तक लाने के लिए तो सड़कें और रेलवे लाइनें भी चाहिए। और सरकार ने इसी पर सबसे बड़ा दांव लगाया है। सरकारी कैपेक्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। 12.2 लाख करोड़? हाँ, ये सिर्फ एक बड़ी रकम नहीं है, यह सरकार की पूरी आर्थिक रणनीति का केंद्र है। इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट पर एक बड़ा दांव कह सकते हैं। मतलब सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया हर 1 रुपया अर्थव्यवस्था में 2 से 3 रुपए की एक्टिविटी पैदा करेगा। सही समझे। पर यहाँ असली सवाल तो ये है कि क्या मंत्रालय इस पैसे को सही तरीके से और समय पर खर्च कर पाएंगे? अक्सर फाइलें ही घूमती रह जाती हैं। ये एक जायज चिंता है, लेकिन घोषणाओं का स्केल देखिए। 2 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सिर्फ मालगाड़ियों के लिए? हाँ, जो पूर्वी भारत में दानकुनी से पश्चिमी भारत में सूरत तक बनेंगी। इसके अलावा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स, जिनमें मुंबई, पुणे और दिल्ली, वाराणसी जैसे रूट शामिल हैं। अगर ये बन गए तो देश में लॉजिस्टिक्स की तस्वीर ही बदल जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, MSMEs यानी छोटे उद्योगों के लिए हमेशा घोषणाएं होती हैं, पर जमीनी हकीकत अक्सर अलग होती है। क्या इस बार कुछ ऐसा है जो वाकई गेम चेंजर हो सकता है? देखिए, इस बार एक 3 तरफा अप्रोच अपनाने की बात की गई है। पहला तो है 10,000 करोड़ का एक SME ग्रोथ फंड, ताकि लोन आसानी से मिले। हाँ, ताकि छोटे बिजनेस आसानी से लोन लेकर अपना काम बढ़ा सकें। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जाएगा। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, ये क्या है? ये एक तरह का ऑनलाइन मार्केटप्लेस है। यहाँ छोटे बिजनेस मतलब MSMEs बड़ी कंपनियों को बेचे गए माल के बिल को डिस्काउंट पर बेचकर तुरंत कैश पा सकते हैं। अच्छा, तो उन्हें ग्राहकों से पेमेंट आने का महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता। एग्जैक्टली। इससे उनकी लिक्विडिटी की समस्या बहुत हद तक सुलझ जाती है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना बड़ा दाव लगाने के बाद सवाल उठता है कि इस सबको चलाने के लिए स्किल्ड लोग कहाँ से आएंगे? और शायद इसका जवाब बजट के दूसरे कर्तव्य में है, आकांक्षाओं को पूरा करना। हाँ, बिल्कुल सही कनेक्शन है। यहाँ पर सर्विस सेक्टर पर एक नया जोर दिख रहा है। एक हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमेटी बनाने की बात कही गई है। मतलब अब शिक्षा को सीधे सीधे नौकरी और बिजनेस से जोड़ने के लिए एक परमानेंट सिस्टम बन रहा है। उम्मीद तो यही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है स्किल डेवलपमेंट पर फोकस। जैसे हेल्थ सेक्टर में अगले 5 सालों में 1 लाख अतिरिक्त एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार किए जाएंगे। ये वो लोग होते हैं जो डॉक्टर नहीं होते, लेकिन हॉस्पिटल चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, जैसे लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट वगैरह। और एक केयर इकोसिस्टम की भी बात हुई है, जिसमें 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेन किया जाएगा। ये तो एक बिल्कुल नया और जरूरी एरिया लगता है। हाँ, खासकर हमारे देश में जहाँ बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। ये भविष्य की जरूरत को पहचानना है। सही बात है। इसके अलावा टूरिज्म में भी बड़ी योजनाएं हैं। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जाएगा और 20 खास टूरिस्ट जगहों पर 10,000 गाइड्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी में एक बड़ी दिलचस्प घोषणा है। हिमाचल उत्तराखंड में माउंटेन ट्रेल्स और समुद्री किनारों पर टर्टल ट्रेल्स बनाए जाएंगे। टर्टल ट्रेल्स, ये सुनने में कितना दिलचस्प लगता है ना?
मुझे तो उड़ीसा के गहिरमाथा बीच की याद आ गई, जहां लाखों कछुए अंडे देने आते हैं। अगर ऐसी जगहों को सही तरीके से विकसित किया जाए तो ये कमाल का अनुभव हो सकता है। बिल्कुल, ये इको टूरिज्म को एक बड़ा पुश दे सकता है। अब तीसरे कर्तव्य पर आते हैं, समावेश, यानी ये पक्का करना कि कोई पीछे न छूटे। ओके। यहाँ फोकस किसानों की आय बढ़ाने पर है, लेकिन गेहूं चावल से हटकर मत्स्य पालन, पशुपालन और नारियल, काजू, चंदन जैसी ज्यादा कीमत वाली फसलों पर जोर दिया गया है। और ग्रामीण महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की सफलता के बाद अब शी मार्ट्स की घोषणा हुई है। ये क्या है? शी मार्ट्स का मतलब है सेल्फ हेल्प एंटरप्राइज मार्ट्स। ये वो दुकानें या आउटलेट्स होंगे जिन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं ही चलाएंगी। अच्छा, तो ये महिलाओं को सिर्फ उत्पादक से एक सफल उद्यमी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना के जरिए स्किल ट्रेनिंग और जरूरी उपकरण, जैसे व्हीलचेयर वगैरह, उन तक उनकी पहुंच आसान बनाई जाएगी। और देश की पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों के विकास के लिए ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बौद्ध सर्किट जैसी योजनाओं पर तेजी से काम होगा, ताकि विकास में क्षेत्रीय असंतुलन कम हो। हाँ, ठीक है, तो विकास, आकांक्षा और समावेश तीनों पर काफी कुछ है। अब आते हैं बजट के पार्ट बी पर, जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। बिल्कुल, टैक्स। यहाँ सबसे बड़ी खबर है नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य पूरे टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है। लेकिन इससे पहले कि हम भविष्य के एक्ट पर जाएं, इस साल भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। तो ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है, क्या इसका मतलब है कि आम टैक्स पेयर के लिए स्लैब बदल जाएंगे या बस प्रक्रिया आसान होगी? देखिए, नए एक्ट की पूरी जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सरकार का इरादा प्रक्रियाओं को सरल करने का है। इस साल जो तत्काल राहत दी गई है वो TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में है। अच्छा। विदेश घूमने के टूर पैकेज पर जो 20% तक TCS लगता था, उसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खबर है। 20% TCS एक बहुत बड़ा बोझ था, 2% पर लाना तो लगभग खत्म करने जैसा ही है। बिल्कुल। इसी तरह पढ़ाई या इलाज के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर भी TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी राहत है। हाँ, इसके अलावा रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन में भी कुछ बदलाव है। जैसे जिन बिजनेस का ऑडिट नहीं होता, उन्हें अब अपना रिटर्न 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तक फाइल करने का समय मिलेगा। एक और योजना का जिक्र है विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना। ये क्या है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्कीम है। ये खास तौर पर छोटे टैक्स पेयर्स के लिए है, जैसे स्टूडेंट्स या युवा प्रोफेशनल्स जो कुछ समय के लिए विदेश गए थे। ओके। बैंक अकाउंट है जिसे वो बताना भूल गए थे, तो उन्हें 6 महीने का एक मौका दिया जाएगा कि वो बिना किसी भारी पेनल्टी के उसे डिक्लेयर कर दें। तो इसका मकसद लोगों को डराना नहीं, बल्कि नियमों का पालन आसान बनाना है। बिल्कुल। ये तो हुई आम आदमी की बात। बिजनेस के लिए भी कुछ बड़े बदलाव हैं, खासकर IT सेक्टर के लिए। हाँ, IT कंपनियों के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग के नियमों को बहुत सरल बनाया गया है। इसमें सेफ हार्बर मार्जिन को 15.5% पर फिक्स कर दिया गया है और इसकी लिमिट 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दी गई है। एक मिनट, ये सेफ हार्बर मार्जिन क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए, जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी, मान लीजिए गूगल इंडिया, अपनी पेरेंट कंपनी गूगल USA को कोई सर्विस देती है, तो टैक्स डिपार्टमेंट को हमेशा शक रहता है कि कहीं इन्होंने जानबूझकर कम कीमत तो नहीं दिखाई, ताकि इंडिया में कम टैक्स देना पड़े। सही पकड़ा। सेफ हार्बर एक तरह से पहले से तय किया हुआ प्रॉफिट मार्जिन है, 15.5%। अगर कंपनी कहती है कि वो इतना प्रॉफिट दिखा रही है, तो टैक्स डिपार्टमेंट उस पर ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा। अच्छा, तो ऐसे मुकदमेबाजी कम होती है, समझ गया। और मैट रेट में भी कुछ कमी की गई है? हाँ, मैट यानी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को 15% से घटाकर 14% कर दिया गया है। ये उन बड़ी कंपनियों के लिए एक तरह का मिनिमम टैक्स है जो कानूनी तौर पर कई छूटों का फायदा उठाकर अपना टैक्स लगभग शून्य कर देती हैं। तो सरकार कहती है आप कितना भी डिडक्शन दिखाएं, कम से कम इतना टैक्स तो आपको देना ही होगा। बिल्कुल। इसमें 1% की कटौती से उन कंपनियों को थोड़ी राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट घरेलू क्षमता बनाने पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या लोगों की स्किल हो। और साथ ही ये बाहरी दुनिया की अनिश्चितताओं से देश को बचाने की कोशिश भी कर रहा है।
आत्मनिर्भरता और विकसित भारत का नैरेटिव बहुत साफ दिखाई देता है। का इरादा। वित्त मंत्री के भाषण में रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक साफ संकेत है। हाँ, कि सरकार सुधारों की प्रक्रिया को धीमा करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और अंत में एक विचार, इस बजट में कई जगह राज्यों को पैसा देने के लिए चैलेंज रूट का जिक्र किया गया है। जैसे केमिकल पार्क बनाने के लिए या यूनिवर्सिटी टाउनशिप के लिए अपने चैलेंज रूट का जिक्र किया। इसका मतलब क्या है? क्या ये ऐसा है कि केंद्र सरकार कहती है जो राज्य सबसे अच्छा प्लान बनाकर लाएगा पैसा उसी को मिलेगा? बिल्कुल यही। ये एक तरह की प्रतियोगिता है। केंद्र सरकार एक फंड बनाती है और राज्यों से कहती है कि वो अपने प्रस्ताव भेजें, और जिसका प्रस्ताव सबसे इनोवेटिव और असरदार होता है उसे वो फंड मिल जाता है। ये प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने का एक तरीका है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये तरीका सच में राज्यों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगा, या फिर इससे कागजी कार्रवाई और नई तरह की बाधाएं पैदा होंगी? यही असली सवाल है। इस पे आगे भी नजर रखनी होगी।